बातें मुलाकातें क्रम में आज हमारी मुलाकात होने जा रही है लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुनने वाले तमाम लोग आज ये जानने को उत्सुक हैं कि एक अनुशासन प्रिय, एक दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के धनी डॉक्टर राय, जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय को एक नया परिवेश दिया है, एक नए आयाम पर पहुंचा रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल हम भी जानें जो उन्हें गुदगुदाते हैं, उन्हें हंसाते हैं और एक आम जिंदगी से जोड़ के रखते हैं। और इस क्रम में सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैं बॉर्न एंड बॉट अप बनारस का हूँ, महादेव की नगरी काशी जी। और वहीं पे मेरी शुरुआती पढ़ाई से लेकर मेरे MBA तक मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो भी हुआ। बाद में एक ब्रीफ स्टिंट था मेरा मुंबई में, MBA करने के बाद मैं बॉम्बे में मार्केटिंग का असाइनमेंट था। उस समय अनडिवाइडेड MP होता था, तो मैं पूरे अनडिवाइडेड MP का इंचार्ज होता था, लेकिन वो एक छोटा स्टिंट था। उसके बाद मैं वापस आ गया बनारस। तो बाई एंड लार्ज मेरा मेजॉरिटी एजुकेशन से लेके प्रोफेशन तक सब कुछ बनारस का है और दिल से मैं शुद्ध बनारसी हूँ। डॉक्टर साहब, शिक्षा दीक्षा के बाद हमारी पहली प्राथमिकता होती है रोजी रोजगार की, और आपने बता दिया कि आप पहले किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, फिर वहां से आप फैकल्टी बने, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आए, और फिर यात्रा के इस पड़ाव में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई लखनऊ विश्वविद्यालय की। ये लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 से बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाता गया, और यहाँ की जिम्मेदारी आप निभाते हुए क्या कुछ कठिनाई महसूस करते हैं? कठिनाई तो नहीं, मैं उसको चैलेंज लेता हूँ। BHU का मैं स्टूडेंट भी था और BHU का मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ। और BHU बहुत ही सिस्टमेटिक संस्था है, उतना ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर शायद ही, मैंने लगभग हिंदुस्तान का मैं हर तरह का इंस्टीट्यूशन देख रहा हूँ, लेकिन उतना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर शायद ही कहीं किसी इंस्टीट्यूशन का है। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का अपना एक कल्चर है। जिस बनारसी मस्ती की आप बात कर रहे थे, स्टेट इंस्टीट्यूशंस उसी मस्ती में चलते हैं। तो जब मैं आया तो मुझे पहले तो ये लगा कि हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए, क्योंकि उसके पहले एक हमारे वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी में जानने वाले थे जो IIT के प्रोफेसर थे। तो वो कहते थे कि स्टेट इंस्टीट्यूशन में आप ही वाइस चांसलर होते हैं, आप ही PN होते हैं जी, तो सब कुछ आप ही को करना होता है। तो मेंटली तो मैं तैयार था, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल उसका एक्सपोजर जब आया तभी हुआ। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे एक प्रयास हुआ, अब लगभग 4.5 साल हो गए, कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड हों इंस्टीट्यूशन में। व्यक्ति काम न करे, व्यवस्था काम करे, और ये व्यवस्था भी जितना ज़्यादा डी इंटरमीडिएट हो सके, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति का दखल व्यवस्था में न्यून हो, इसका एक प्रयास किया। जिससे क्या है, एक तो इरिटेशन नहीं होता है, करप्शन नहीं होता है, स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, डिस्क्रेशन का स्कोप कम हो जाता है। तो ये एक प्रयास किया कि 4.5 वर्ष में धीरे धीरे करके एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और मैं उसका, मुझे लगता है, एक बड़ा बेंचमार्क उदाहरण के बतौर में आपको बताऊं तो 300 से ज़्यादा सिलेक्शंस हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में किए, और भगवान की विशेष कृपा रही कि एक सिंगल लिटिगेशन नहीं है। जबकि स्टेट कैपिटल की यूनिवर्सिटी है जहाँ का गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट भी कोर्ट में चैलेंज होता रहा, वहाँ 300 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए और कोई लिटिगेशन नहीं है। एक सिंगल टीचर हमारा, या और भी जो हम लोगों ने नियुक्तियाँ की, उसको ना कोर्ट से ना ऑनरेबल राजभवन से कोई टर्न डाउन नहीं हुआ, किसी में कोई ये नहीं है। तो ये उसी व्यवस्था का भाग रहा जहाँ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन से, एक स्पीडियर, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया, और नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर साहब, चुनौतियों को सहजता से स्वीकार करना, जीवन में एक नए राह को ढूंढना और लोगों को पूर्ण आश्वस्त करना कि जो कुछ भी है सब सही है, ये आपकी अवधारणा के पीछे आपके परिवार के किन किन सदस्यों का सहयोग रहता है? देखिए, मैं तो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, एक ट्रेडिशनल शहर बनारस से आता हूँ। हम 6 बहन और 1 भाई प्लस माता पिता जी। और पुराने बनारस में करीब 700 स्क्वायर फीट का हमारा एक घर होता था, जिसमें हम जॉइंट फैमिली रहते थे। हमारे ताऊ जी के बच्चे लोग थे, उनकी फैमिली थी, मतलब काफ़ी, हम लोग 27-28 लोग एक घर में रहते थे। और वहाँ से ये देखा कि बहुत बार
फादर हमारे अकेले नौकरी करने वाले और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। कभी हमने उनको परेशान होते नहीं देखा। और आप समझते हैं कि जिसके घर में 6 लड़कियां हों, जिनको पढ़ाना भी है और शादी भी करनी है, और किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, उस ज़माने में बहुत सारे लोग गांव से भी आते थे, तो वो तमाम लोग आ रहे हैं, फिर उनका भी खाना बनाना है, उनके भी सोने का इंतज़ाम करना है, उनको किसी को अस्पताल दिखाना है, किसी को एडमिशन कराना है, छोटे से लेके बड़े तक। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा कि वो परेशान रहे। तो अपने जीवन में भी जब अवसर मिला खुद से इंडिपेंडेंट होने का, तो ये भरसक प्रयास किया गया कि बाहर की चीज़ें आपके अंतस को बहुत प्रभावित ना करें, और आप डिटर्मिन्ड हो। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपके गोल्स क्लियर हों, और उसी गोल्स के हिसाब से आप अपना पाथ डिफाइन किए रहें, अपना मार्ग स्थापित किए रहें, तो फिर आप उस मार्ग पर चलते जाइए, बाकी ईश्वर आपकी मदद करते हैं। ये तो शुरुआती दिनों की बात थी। अभी यहाँ भी पिताजी, माताजी, वाइफ, बेटा, बेटी, हम लोग 6 लोग रहते हैं। और कोविड का समय था, मैं जब आया तो उसके तत्काल बाद कोविड शुरू हो गया। उसमें फादर मदर वहीं रह गए, और वाइफ और बच्चे कोविड का लॉकडाउन होने के ठीक पहले आए थे, और उसके बाद वो तो रुक गए, पेरेंट्स रह गए। जब कोविड ख़त्म हुआ, जब मूवमेंट चालू हो गया लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, तो मैंने एक बार अपनी वाइफ से कहा कि देखो, बिकॉज बच्चे वहीं पढ़ते थे बनारस में, तो मैंने कहा कि बाप के होते हुए बच्चे बिना बाप के पले, ये भी ठीक नहीं है, और बेटे के होते हुए माँ बाप बिना बेटे के रहें, ये भी ठीक नहीं है। तो मैं एक तो तुम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग यहाँ रह जाओ, और पिताजी से पूछता हूँ कि वो आने को तैयार हो जाएं। तो मैंने पिताजी को पूछा कि आप आ जाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है। जब एक बार उन्होंने ठीक है कह दिया, फिर माताजी भी आ गई। तब से हम लोग यही हैं, और आप दिन भर कितना भी चैलेंज फेस करिए, बहुत मतलब इतना सरल नहीं है लखनऊ यूनिवर्सिटी चलाना, और वो भी तब जबकि आप बहुत सारा परिवर्तन करना चाहते हो, तो इतना सरल नहीं होता है। लेकिन वो सारे तनाव और सारी दुश्वारियों के बाद जब आप घर आते हैं, और आप, हमारी छोटी बच्ची है अभी तो क्लास 3rd में है, तो वो सब आप उनको देखते हैं, पिताजी को देखते हैं, माताजी को देखते हैं। पिताजी अभी अल्जाइमर्स के एक्यूट उसमें हैं, प्रेशर में। लेकिन जब आप उनको देखते हैं, वो पहचानते बहुत बार नहीं है, लेकिन देखते ही मुस्कुराते हैं, बस इतना ही करते हैं, बोल नहीं पाते हैं वो, तो वो देख के मुस्कुराते हैं, फिर आपको लगता है सब ठीक है। पूरे परिवार को लीड करना, पूरे परिवार को लेके आगे चलना, और पूरे परिवार से स्ट्रेंथ पाना सहज भाव में, और अपनी सारी ऊर्जा संचित करते हैं, पाते हैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से। चलिए, एक अधूरी दास्तां, कभी कभी ऐसी ख्वाहिशें जो पूरी ना हो सकी। वैसे ईश्वर ने आप पर बड़ी कृपा की कि आपने अपने माता पिता, परिवार, सब कुछ अपने साथ समेट करके और आगे बढ़ने की राह ढूंढी। ईश्वर की कृपा रही, आप सब कुछ कर भी रहे हैं, सारी सामर्थ्यता के अनुसार बहुत सारे लोगों के मार्ग प्रशस्त भी करते हैं। लेकिन एक अधूरी दास्तां जो आपने पूरी होते नहीं देखा, क्या थी वो? हर बेटे का पहला हीरो उसका फादर होता है। फादर हमारे इंजीनियर थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था तो मैं लिखता था आलोक कुमार राय इंजीनियर, और ऐसे करके फिर मैं साइन करता था। और बहुत सारी डायरी के पन्नों, पुराने कॉपी पे, बहुत सारी जगहों पे लिखा, और यही था कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इंजीनियर बनूंगा, पिताजी की तरह से। तो हम लोग के टाइम इस तरह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं था, बहुत सीमित सीट्स होती थी, सीमित इंस्टीट्यूशन होते थे, और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मेरा दाखिला नहीं हुआ। तो वो मुझे अभी भी लगता है कि मैं इंजीनियर नहीं हो पाया। चलिए, अगर इंजीनियर होते तो आज वाइस चांसलर नहीं होते, कुलपति नहीं होते, इतने हजारों लाखों दिलों में आप आज अपनी जगह नहीं बना पाते। निस्संदेह रचना तो करते, लेकिन पुल का, सड़क का आज आप एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बहुत सारे मूर्खों को तो आप समझा के एक साथ कर सकते हैं, बहुत सारे जो लोग कुछ भी नहीं जानते, अज्ञानी हैं, उनको भी कोई एक मंत्र दे देंगे तो वो साथ आपके हो लेंगे। लेकिन जहां बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हो जाएं, जो विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विभिन्न विधाओं में पारंगत हैं, उन सबको लेके चलना कितना कठिन कार्य है, असाध्य को साधना में आपने साध्य कर डाला। कैसे? ये चैलेंज बिल्कुल होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाने में, ये एक निश्चित रूप से बड़ी दुश्वारी है। उसमें और दुश्वारी ये है कि ब्यूरोक्रेटिक
स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत सारे डिसिप्लिनरी पावर्स होते हैं। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने में एक तो आपके पास एक्ट से इतने अथॉरिटी नहीं होती है, दूसरी चीज़ अगर आप इस स्ट्रक्चर को ब्यूरोक्रेटिक बना देंगे तो हायर एजुकेशनल का सोल मर जाएगा। फिर वो क्रिएटिविटी और वो कंट्रीब्यूशन दोनों ही संस्था के अपलिफ्टमेंट में काम नहीं आएगा, फिर वो बेयर मिनिमम पे रुक जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन इज़ द की। आप सतत संवाद बनाए रखिए, जो जिस भाषा में सुनना चाहता हो उसको उस भाषा में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, संस्कृत में। मुझे गुरुमुखी भी आती है, मेरी इनिशियल स्कूलिंग एक पंजाबी स्कूल की थी, तो वहाँ हम लोगों को पढ़ाया जाता था। और एक सतत संवाद रहे जिसमें आप कम बोलें और दूसरे को बोलने का ज़्यादा अवसर दें, तो वो मुझे लगता है एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। दूसरे, जब लगातार आपको बहुत तरह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का प्रयास होगा, लेकिन अगर आप ये कम्युनिकेट कर ले गए कि आपका इंटेंट सही है और इसका संस्था को लाभ मिलना है, अगर ये कम्युनिकेट कर ले गए तो फिर धीरे धीरे लोग आपके साथ आते हैं। बाकी कुछ अवयव तो हर सिस्टम में ही होते हैं, आप जानते हैं। तो हमारे यहाँ आप यूनिवर्सिटी कभी आइए, कॉन्टीन्यूस कोई स्टूडेंट, मैं बहुत दावे से ये कहता हूँ, बुरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 4.25 साल मुझे हो गए, शायद कभी ऐसा हुआ हो कि कोई स्टूडेंट आया हो मिलने, उसकी पर्ची आई हो और मैं उससे ना मिला। कोई टीचर, कोई नॉन टीचिंग मुझसे मिलने आया, मैं उससे नहीं मिला। कोई शहरी, वो बहुत सारे न्यूसेंस एलिमेंट्स भी आते हैं, आप जानते हैं जी, राजधानी होने की वजह से, तो उससे नहीं मिला। लेकिन मिलके उसकी बात को सुनना, अगर उसमें सब्सटेंस है तो आप उसको देखिए, नहीं सब्सटेंस है तो सुन के छोड़ दीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय प्राचीन परंपरागत विद्या अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन हमने ये सुना और अखबारों में पढ़ा भी कि प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सारी नई शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्थाएं जिसको कहें, या एक नए तरीके से जो नई शिक्षा नीति है उसमें कुछ नयापन करने जा रहे हैं, परिवर्तन। क्या कुछ हो रहा है? देखिए, एक तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इस बात पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बल देती है कि हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 27% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। अब नए कॉलेजेस खोल के ये संभव नहीं है, ये कोई बहुत प्रूडेंट मेथड नहीं है। इसका एक वैकल्पिक माध्यम है जो सरकार इस बात पर बहुत बल दे रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल टीचर्स क्रिएट किए जाएं। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय ने, क्योंकि हम NAAC A++ एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, हम UGC द्वारा कैटेगरी 1 रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, तो हम लोगों ने पिछले सत्र में, ऑनलाइन एजुकेशन UGC कंप्लीटली उसको रिव्यू करती है, वो साल में 2 बार एडमिशन ओपन करती है। तो पिछला हमारा फरवरी में ख़त्म हुआ था, जिसमें 2 हमारे पाठ्यक्रम को अनुमोदन मिला था, एक BCom और एक MCom। अभी हमारे 5 प्रोग्राम्स को और मिल गया, जिसमें 4 विषयों में MA और एक BBA प्रोग्राम। इसके अलावा हमारे 4 MBA प्रोग्राम नए आ रहे हैं, और वो भी इसी सत्र से 30 नवंबर तक उसका एडमिशन पॉसिबल होगा। तो ये ऑनलाइन माध्यम से ऐसे तमाम लोग हैं, जैसे आपके दफ्तर में भी बहुत लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके ज्वाइन किए होंगे, लेकिन वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको नौकरी छोड़ने की या छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट प्रोग्राम ऑनलाइन चलेगा, हम आपको उसके वीडियो लेक्चर्स, उसका सारा कंटेंट PDF में चलाएंगे, ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, सिर्फ एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट की डिमांड है तो हम एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कर सकते हैं, सो दैट आप अगर किसी और शहर में या कहीं हैं तो जा सकते हैं। आप अगर हमको अलाउ करेंगे तो आपके माध्यम से मैं तमाम श्रोतागण जो अलग अलग क्षेत्रों में सुन रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, सचिवालय में है, कोई पुलिस हेडक्वार्टर में है, कोई सेना के कमांड ऑफिस में है, कोई पैरामिलिट्री में है, कोई अदरवाइज कोई समय के साथ उसको बिजनेस में आना पड़ा और वो हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर सका, ये सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम में अपना दाखिला ले सकते हैं और उसके बाद इसको कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इसमें UGC का ये है कि आप साइमल्टेनियसली 2 डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं अगर एक प्रोग्राम ऑनलाइन है। तो मान लीजिए फॉर सम रीज़न आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में BA, BSc, BCom, BBA में एडमिशन नहीं मिला, आप किसी और विश्वविद्यालय में दाखिला लिए हुए हैं जी, लेकिन आपका मन है कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्री रखें, तो आप दूसरी डिग्री हमारे यहाँ से कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में लेना होगा। और ये UGC रिकॉग्नाइज्ड है, एक साथ एक समय में 2 डिग्री जो अभी तक वैध नहीं थी जी, तो वो आप परस्यू कर सकते हैं अगर एक डिग्री ऑनलाइन है।
तो वो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का एडमिशन हमारा अनाउंसमेंट आ गया है, उसमें जो लेना चाहे वो ले सकता है। मैं इतना अश्योर करता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे टीचर्स के ही अपने लेक्चर्स हैं, उसमें उन्हीं का कंटेंट है, हम लगातार उसको अपडेट भी करेंगे। और हम लोग एक ऑप्शनल व्यवस्था ये भी ला रहे हैं कि अगर जो लोकल है और वो कभी वीकेंड्स में आके कंसल्ट करना चाहता है तो हम वो भी ऑप्शन देंगे। और अगर ना आए तो ऑनलाइन एग्जाम भी दे देंगे। ऑनलाइन एग्जाम का स्टूडेंट रिक्वेस्ट पर वो भी हमारे कॉन्टेम्पलेशन में है, बिकॉज अभी तो हमने एक ही सेमेस्टर का एग्जाम कराया, दैट वाज फिजिकल। इसी के साथ साथ हम डिस्टेंस एजुकेशन भी शुरू करने जा रहे हैं। MBA का हमारा एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम अनाउंस हुआ है जो इसी साल, वो हाइब्रिड मोड में है, यानी हफ्ते में अगर आप भी MBA करना चाहें तो आप हमारे यहाँ से इनरोल हो सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन इसकी क्लासेस होंगी। उसमें भी 60-40 का हाइब्रिड मोड है, यानी अगर आप चाहें तो उन क्लासेस को फिजिकल अटेंड ना करके 40% क्लासेस ऑनलाइन कर सकते हैं। वो एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम भी, लेकिन वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही है। हम लोगों ने पार्ट टाइम PhD शुरू की पूरे प्रदेश में सबसे पहली बार। तो बहुत सारे हमारे पास सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और अलग अलग जजेस हैं हमारे साथ। सबको एक इच्छा होती है, एक स्टेज के बाद एक फटीग क्रीप इन करता है। आप जिस नौकरी में हैं आप लगातार उसको करते रहते हैं, फिर आपको एकेडमिक्स में वापस अपने को अपस्किल करने की इच्छा होती है, तो आप आना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे एकेडमिक इनोवेशंस हमारे इंस्टीट्यूशन में हैं। कि ये जो ऑनलाइन सारे कोर्स आपने शुरू कर दिए हैं, निस्संदेह ये अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि हम विश्वविद्यालय परिसर में जाएं, समय जाया करें और छुट्टी लें, इसके बनस्पत हमें घर बैठे ही डिग्री मिल रही है, ऑनलाइन सारी हमारी स्टडी भी चलती उसको आप जब चाहें, जैसे हमने आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए, कंटेंट आपको PDF में दे दिया। अब आप ऑफिस के बाद घर जाइए, शाम को बैठिए, रात में पढ़ना चाहें पढ़िए, ये आपके कन्वीनियंस पे है कि कब आप उसको पढ़ना चाहते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम होगा, आपको उसी तरह से टेस्ट देने होंगे और एग्जाम देने होंगे, असाइनमेंट्स करने होंगे। बहुत सारी बातें आपसे ऐसी हमने जानी जो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणादायी रही। लेकिन चलते चलते एक सवाल और, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की पीढ़ी से? एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा और ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या आपको अपना सपना दिख रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने तमाम बच्चों के साथ इतने साल काम किया, मैं पढ़ाता हूँ और फिर अभी तो देख रहा हूँ उनको दूसरे रूप में भी। हम पहले BSc में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें अच्छा नहीं करते हैं तो MA करने लगते हैं, फिर लगता है कि B.Ed कर लें तो मास्टरी की नौकरी मिल जाएगी, फिर उसमें नहीं होता है तो दुकान खोल लेते हैं, फिर तब तक वैकेंसी आ जाती है तो हम उधर सिपाही भी बन लेना चाहते हैं। हमारे पास क्या क्लैरिटी है? अगर हमको दुकान करना है तो क्यों नहीं हम उसकी सारी योजनाएं सरकार की एक साथ लेते हैं, उसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है उसके लिए अपने को तैयार करते हैं, उसमें अपना इकोसिस्टम असेस करते हैं और उसके बाद कोई दुकान या कोई उद्यम छोटा स्थापित करते हैं। वो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर सफल होना है तो। जब मैं टीचिंग में आया तो उसके बाद मुझे लगा कि, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जब हम क्लासरूम में होते हैं तो मुझे लगता है धरती का स्वर्ग यही है और मोस्ट मेडिटेटिव स्टेट, ध्यान की श्रेष्ठतम अवस्था क्लासरूम है। आप देखें कि हम पिछली लाइन हमने क्या बोली, इस समय हम क्या बोल रहे हैं और अगली लाइन हमारी क्या होगी, और हमको उस समय ये भी पता होता है कि क्लास के 60 बच्चे में से किस बच्चे ने अपने मोबाइल पे हाथ लगाया, और हमको फिर ये बताना है कि इसके साथ वाला उदाहरण कौन सा है। इतनी ध्यान की अवस्था, इतनी वर्तमान में उपस्थिति की अवस्था और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम टीचिंग में आए तो मुझे लगा इससे बढ़िया धरती का कोई पेशा नहीं है, और इसी वजह से मैं 36 साल में प्रोफेसर हो गया था। और आप जब अपने काम को प्यार करते हैं तो आप अपने काम में एक्सेल करते हैं। तो जो भी आप करिए, एक गोल क्लियर हो, उस गोल का पाथ क्लियर हो और उस पाथ पे आप चलते जाइए, आपकी नीयत साफ होगी तो आपको ईश्वर भी मदद करेंगे और वही आपका दरअसल लक्ष्य होगा। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत सारी बातें हमसे साझा की जिनको सुनकर सभी सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा, और निस्संदेह उन तमाम युवा साथियों को ये प्रेरणाप्रद बातें एक अच्छे मार्ग की तरफ प्रशस्त भी कर रही होंगी। निस्संदेह हमारा ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी बना दिया आपने, आदरणीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक राय जी ने। हमारी आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया।